हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम जो है पहला लेसन पढ़ रहे थे ना, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसमें 1.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें पढ़ना है युगपत समीकरण का उपयोजन यानी एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब अब तुम्हें जो समीकरण दिए जाएंगे ना, वो समीकरण कैसे होंगे, तुम्हें जो है से कथन में दिए जाएंगे। अभी तक कैसे तुम्हें समीकरण बने हुए मिलते थे, जैसे x + y = 6, 2 + 2x + 6y = 3। तो इस तरह से समीकरण तुम्हें बने हुए मिलते थे, लेकिन अब जो तुम्हें समीकरण मिलेंगे वो कथन में मिलेंगे। तुम्हें क्या करना होगा, उसको समीकरण बनाना होगा और फिर हल करना होगा। अब यहाँ पे देखो एक कृति दी गई है, एक कृति है। नीचे दिए गए चौखट में तीर के चिन्ह के पास कुछ सूचना दी गई है। इससे प्राप्त होने वाले समीकरण तीर के सामने वाली चौखट में लिखेंगे। मतलब हमको कुछ समीकरण दिया है, हमें क्या करना है, तीर का निशान भी बना हुआ है, हमें उसको समीकरण वहाँ पर लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है, पहले तो ध्यान दो यहाँ पे लिखा क्या है। ये हमारा बीच का बॉक्स है, पहले इस पे ध्यान दो। क्या लिखा है, मैं सार्थक, मेरी वर्तमान आयु x वर्ष और मैं साक्षी, मेरी वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, मतलब तुम्हें x वर्ष किसका दिया है, वर्तमान आयु सार्थक की, और y वर्ष वर्तमान आयु किसका दिया है, साक्षी की। अब इसी के आधार पे तुम्हें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला समीकरण तुम्हारा जो है, तीर का निशान देखो एक ऊपर की तरफ गया है। ये हमारा तीर का निशान जो ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर इसमें देखो क्या कथन है, सार्थक की आयु साक्षी की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। मतलब यहाँ पे सार्थक की जो आयु है वह साक्षी की जो आयु उसके दुगने से 8 वर्ष कम है। तो हमारा सार्थक की आयु क्या है, देखो x वर्ष, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली यहाँ पे जो समीकरण होगा ना, क्या करना, तुम लोग एक कृति को पहले सब बना लेना, बॉक्स रखना, कैलकुलेशन नीचे करना और फिर कृति में आंसर लिखना। ठीक है, तो एक्चुअली कैलकुलेशन क्या होगा तुम्हारा, सार्थक की आयु क्या है, x वर्ष, और साक्षी की आयु के दुगने, साक्षी की आयु कितनी है, 2y, मतलब y वर्ष है और इसका दुगना यानी 2y में 8 वर्ष कम है। कम बोला है, कम बोला तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 2y - 8। ये तुम्हारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये कथन के अनुसार समीकरण बना, x = 2y - 8। अगर तुम्हें समीकरण हल करना होगा तो इसको तुम्हें मानक रूप में लाना होगा, तो क्या हो जाएगा, x - 2y = -8। फिलहाल हमको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ यहाँ पे कृति करना है, लेकिन जब सवाल हल करना होगा तो हमको मानक रूप में लाना होगा। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारा देखो दूसरा यहाँ का बॉक्स देखते हैं, बाएं तरफ का क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु सार्थक से 3 वर्ष कम थी। अब देखो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व बोला है, यानी 4 साल पहले। तो यहाँ पे तुम्हें जो है 4 साल पहले यानी कि माइनस करोगे, अगर 4 साल बाद बोला तो प्लस करोगे। जैसे तुम्हारी आयु 12 वर्ष है और 4 साल पहले तुम्हारी आयु कितनी थी, तो तुम 12 में से 4 घटा दिया, 8 वर्ष बोले। और अगर ये पूछा गया 4 साल बाद तुम्हारी आयु कितनी है, तो 12 में 4 जोड़ोगे यानी 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, पहले बोला तो घटा देना, बाद में बोला तो जोड़ देना। तो 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु देखो, ये साक्षी है, साक्षी की आयु कितनी, y, यानी कि y - 4। ठीक है, ये साक्षी की आयु है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्थक की आयु से 3 वर्ष कम थी। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला, सार्थक की आयु, यानी सार्थक की इस समय की आयु क्या है, x, और उसमें से 3 वर्ष कम थी, यानी कि माइनस। ठीक है, लेकिन अभी कैलकुलेट करना होगा, तो हमें कैलकुलेशन करके समीकरण लिखना होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा,
इसको जो है पक्षांतर करोगे ना, देखो y माइनस 4 बराबर x माइनस 3, पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो y है तो यहाँ पर तुम लोगों का पक्षांतर कर लो, ये इतना जो है x यहाँ ले आओ, y वहाँ 4 यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर -3 + 4, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 1। लेकिन x पहले चाहिए ना, तो x + y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग जो इसको पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा x बराबर 2y माइनस 8 मिला था, और यहाँ पर हमें क्या मिला था, 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु ना, तो y माइनस 4 बराबर x माइनस 3 था। पक्षांतर किए, चाहो तो y को पक्षांतर कर लो, -4 यहीं रहेगा, ये 3 को यहाँ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, ये y वहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा x, और ध्यान देना ये माइनस यहाँ पे है, y को पक्षांतर किए तो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये x + y हो गया, और यहाँ पर देखो ये 3 को हम पक्षांतर करके लाए तो प्लस हो गया, तो ये -1। तो हमारा समीकरण क्या हुआ, x + y बराबर -1। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, सार्थक और साक्षी की वर्तमान आयु का योगफल 25 है। अब दाहिने तरफ वाला देखो, तो सार्थक और साक्षी, तो सार्थक की x है और साक्षी की y है, तो सिर्फ इन दोनों का योगफल, तो x + y बराबर 25। कृति का सवाल है तो कृति में सब लिखना है, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन बॉक्स में नहीं करना, उसको अलग से पहले कैलकुलेशन, या तो चाहो तो पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर ये सब पूरा बनाकर आंसर लिखना। कृति का सवाल है तो आंसर भी तुम्हारा कृति में होना चाहिए, तो इस तरह से इसको लिखोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ये तुम्हारा आंसर ऐसे होना चाहिए तीनों का। ठीक है, तो ये हमारा कृति का सवाल था, समीकरण दिया था, समीकरण के आधार मतलब प्रश्न दिया था, कथन दिया था, कथन के आधार पे तुमने समीकरण बनाया। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, अब इसी के आधार पे आगे के तुम्हारे सवाल हल होंगे। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा पहला सवाल क्या दिया है, किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, ये उदाहरण है किताब का। आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमिति का ये जो है सूत्र हम पढ़े हैं ना, आयत की परिमिति 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्या बोला है, आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये सब जो कथन दिया है ना, ये सब हमको क्या दिए हैं, शर्त हैं, यानी कथन दिया, प्रश्नानुसार दिया है, इसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और फिर हम सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा समीकरण बनाने से पहले लेकिन हमको ज्ञात क्या करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो हमें वो क्या करेंगे, चरांक नहीं है ना हमारे पास, तो हम चरांक मानेंगे। तो किसी भी चरांक में ले सकते हो, XY ले लेना, A या B ले लेना, MN ले लेना, जो भी कोई एक चरांक से, मोस्टली XY का यूज़ किया जाता है। समीकरण जब भी हम हल करते हैं तो ज़्यादातर x और y चरांक का ही उपयोग किया जाता है, वैसे A B MN ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y सेंटीमीटर माना, प्रश्न में नहीं दिया था ना, इसके लिए माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर है। पहली शर्त के अनुसार, देखो हमारा ये पहली शर्त है ना, आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर, तुम पहली शर्त के अनुसार भी लिख सकते हो, पहले कथन के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कथन के अनुसार, ये हमारा पहला कथन है ना, ये पहला कथन है। तो आयत की परिमिति यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई y माना है, तो ये मिला, और बराबर कितना बोला, 40 सेंटीमीटर। फिर ये 2 को क्या किए, पक्षांतर किए, तो पक्षांतर किए तो क्या हो गया, 40/2 यानी 20। तो हमारा समीकरण क्या बना, x + y बराबर
20। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कथन, दूसरा शर्त क्या बोला, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अभी लंबाई को हमने क्या माना है, x, तो x लिखा, बराबर क्या होगा, चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई हमने y माना ना, तो y का दुगना यानी 2 गुना, तो 2y हो गया। और क्या बोला, 2 सेंटीमीटर अधिक है। जब समीकरण बनाना तो वहाँ इकाई नहीं लिखते, हाँ आंसर में इकाई लिखना। तो 2 अधिक है, अधिक बोला इसलिए प्लस, कम अगर होता तो घटा देते। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बना, लेकिन अभी हमारा मानक रूप में नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में लाना है। तो x बराबर 2y प्लस 2 समीकरण बना, मानक रूप में लाए तो 2y को पक्षांतर किए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब दोनों को हल करेंगे। हल करने की बहुत सारी पद्धतियाँ पढ़े हैं हम लोग, तुम लोग किसी भी पद्धति से हल कर सकते हो। तुम लोग जो निश्चयक पद्धति पढ़े हो, तुम लोगों ने जो है निरसन करने की पद्धति पढ़ा है, किसी भी पद्धति से इनको हल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये दोनों हमारा समीकरण दिया है। देखो क्या करोगे, समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 है, क्या करो, दोनों को घटा दो। क्यों घटा रहे हैं हम, क्यों घटा रहे हैं, देखो x चरांक दोनों समान है ना, तो घटा दो। समीकरण लिखो, 1 तथा 2 को घटाने पर लिखना, तो घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा यहाँ पर सब में, तो x और x कट गया, ये प्लस 2y और प्लस y 3y, और यहाँ पे 20 में से 2 घटा 18। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, 18/3, कितना हुआ, 6। तो y बराबर 6, y का मान 6 मिला। अब क्या करोगे, किसी भी एक समीकरण में इसको रख लो। आसान किस में, देखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तुम किसी भी पद्धति से हल कर सकते हो। तुम लोग निरसन करने की भी पद्धति पढ़े हो, चरांक समान करके या चरांक का मान रख के, या क्रैमर का नियम पढ़े हो, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर 6 है ना, 20, पक्षांतर करोगे तो x बराबर क्या हो गया, 20 माइनस 6, तो 20 में से 6 घटा कितना हुआ, 14, तो x का मान कितना मिला, 14, x बराबर 14। ठीक है, तुम लोग किसी भी पद्धति से x और y का मान निकाल सकते हो, कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो भी पद्धति से निकालना चाहो, निरसन, यहाँ पे निरसन चरांक का मान समान करके हो, क्योंकि चरांक का मान ऑलरेडी समान था ही ना, इसके लिए हमने इसको हल किया। ठीक है, तो हमें देखो x और y का मान मिल गया, और x y हमारा क्या है, x y का मान 14 और 6 मिला ना, यानी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। प्रश्न में यही पूछा है ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई क्या मिली, 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा किताब का ही उदाहरण है 1। अब देखो उदाहरण 2, उदाहरण के भी सवाल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ये सब पढ़ना होता है। कृति का सवाल है ना, कृति के सवाल आते हैं टोटल, पहले के पैटर्न में तो 12 मार्क्स कृति का सवाल होता था, 6 मार्क्स या 9 मार्क्स या 12 मार्क्स। तो अभी देखो आगे का पैटर्न क्या होता है, लेकिन कृति के सवाल आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे, सेल दिया है, सेल 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 केवल 2 दिन। क्या लिखा है, मेरे पास कुछ घड़ियाँ कांटे वाली, कुछ डिजिटल घड़ियाँ हैं, वह मुझे सस्ती कीमत में बेचनी है। अभी क्या क्या है, देखो पहले दिन की बिक्री, तो यहाँ पे पहले दिन उसने जो बेचा तो कितना, कांटे वाली घड़ी 11, डिजिटल घड़ी 6, तो उसको कितना मिला पैसा, 4,330 रुपये। दूसरे दिन बिक्री किया, कांटे वाली घड़ी 22 बिकी, डिजिटल घड़ी 5 बिकी, तो उसको मिला 7,330 रुपये। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे
कि मेरे द्वारा बेची गई प्रत्येक घड़ी का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक घड़ी मतलब कौन कौन सी घड़ी उसने बेची, कांटे वाली और डिजिटल घड़ी, यानी कि हमें क्या करना है, कांटे वाली घड़ी का मूल्य निकालना और डिजिटल घड़ी का मूल्य निकालना। यहाँ पे हमको दिया था उसने कितना बेचा और टोटल उसको कितना प्राप्त हो वो दिया है, तो उसके आधार पर हम समीकरण बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, पहले तो हमें मानना होगा ना कि डिजिटल घड़ी कितनी है क्या है। तो हम क्या करेंगे, माना कांटे वाली घड़ी बराबर, यानी कांटे वाली घड़ी का मान x मानो और डिजिटल घड़ी का मूल्य y मानो। ठीक है, तभी हम सवाल को हल करेंगे। माना कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपये और डिजिटल घड़ी का मूल्य y रुपये। रुपये क्यों लिखा, क्योंकि रुपीस में होता है ना, मूल्य कीमत रुपीस में होती है। तो पहली शर्त देखो, 11 डिजिटल ये कांटे वाली घड़ी और 6 डिजिटल घड़ी उसकी बिकी, तो 11x + 6y और उसको कितना मिला, 4330। तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ पहले कथन के अनुसार। अब दूसरे कथन के अनुसार 22 जो है कांटे वाली घड़ी बिकी थी और 5 डिजिटल बिकी थी और उसको 7330 मिला था, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो समीकरण 1 और 2 हैं, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो यहाँ पर दोनों में भी चरांक, कोई भी चरांक समान नहीं है, न तो x का समान है और न y का समान है। क्या करोगे, किसी भी एक चरांक को समान करो, चाहो तो y को करो चाहो तो x को करो। यहाँ पे देखो x को किया गया है, तो x को किया गया तो क्या लिखा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 ये है ना, 2 से गुणा किया तो हमें देखो क्या मिला। ध्यान देना, जब गुणा करना तो सबको गुणा करना। ठीक है, तो 22x 11 × 2 6 × 2 12y और 4330 × 2 8660 रुपये। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 और 3, देखो यहाँ पे दोनों का चरांक समान हो गया और दोनों भी प्लस हैं, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो समीकरण 2 और 3 को घटाने पर घटा देंगे, लेकिन ध्यान देना जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो देखो चिन्ह बदला, चिन्ह जब बदलना ना तो उसको कोष्टक में लिखना, कभी भी जब हम चिन्ह बदलते हैं उसको कोष्टक में लिखना, ध्यान रखना। तो क्या हो गया हमारा चिन्ह बदलने पर, देखो ये दोनों कट गए और यहाँ पे देखो माइनस है। ठीक है, तो 12 में से 5, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, 12 में से 5 घटा 7 आया, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो -7y। यहाँ भी देखो माइनस है और ये बड़ी संख्या है, ये प्लस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस। तो 8660 में से 7330 घटाए तो यहाँ पर 1330 मिला। डायरेक्ट घटा सकते हो तो डायरेक्ट घटाओ, नहीं होगा तो यहाँ पे साइड में ऐसे रफ कार्य कर लेना, कभी भी पेंसिल लेके। अगर तुम्हें नहीं ऐसे ना तो क्या करना, लाइंस ड्रॉ करके पेंसिल से रफ कार्य कर लो, माइनस घटा दो, 0 में से 0 गया, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, तो ये हमको मिला समीकरण। अब आगे हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो अब क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे पक्षांतर किए, माइनस माइनस कट गया और y बराबर क्या हो गया, 1330/7। क्यों अपॉन 7/7 क्यों आया, ये गुणा है ना तो ये भाग हो गया। तो 7 से भाग दिए, कितना आया, देखो 7 × 1 7, क्योंकि 7 × 2 14 था तो हम 2 पे नहीं जा सकते, एक ही पे आए, तो कितना बचा, 6 बचा, तो 63, तो 7 × 9 63 और ये 0। तो देखो y बराबर 190। ये स्टेप दिखाना है, अलजेब्रा में हमको कोई भी स्टेप जो है छोड़ना नहीं है, मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। ठीक है, तो y बराबर 190। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रखो जिसमें भी तुम्हें आसानी से हल हो पाए। ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 समीकरण 2 थे, यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण 1 में मान रखा गया। ये समीकरण 1 है, मान रखे, 11x ये है, 6y यानी 6 × 190 और ये मिला।
तो 11x ऐसे ही रहा, ये गुणा हुआ 1140 और ये इतना मिला। अब क्या करोगे, पक्षांतर करोगे। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, ये जो है 11x प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 11x ऐसे ही रहेगा, पक्षांतर करोगे 4330 माइनस 1140, स्टेप दिखाना है। ठीक है, इसको हम पक्षांतर किए ना तो माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों घटाए, चाहो तो रफ कार्य कर लो और नहीं तो डायरेक्ट अगर कर पा रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 0 हुआ। फिर यहाँ पे देखो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ पे देखो 2 आ गया क्योंकि हमने एक ले लिया तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो देखो 3190। अब हम पक्षांतर किए तो क्या हो गया, 3190 अपॉन 11। अपॉन 11 क्यों आया, यहाँ 11 गुणा है तो भाग हो गया। अब 11 से भाग दो, देखो अगर भाग जा रहा है, देखो 11 गुणे 2 22, तो 9 बचा 99, 11 गुणे 9 99, 0। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कैलकुलेशन इस तरह से कर लो, 3190 को तुम 11 से भाग दे दो, 11 गुणे 2 22, यहाँ 9 बचा, ये 9 बचा, 11 गुणे 9 99 और ये 0। तो यहाँ पे देखो x का मान हमको 290 मिला। ठीक है, तो x का मान मिल गया, y का मान पहले ही मिल चुका है हमको, x का मान अभी मिल गया तो हो गया। हमने x क्या माना था, x हमने मानी थी कांटे वाली घड़ी का मूल्य, तो कांटे वाली घड़ी का मूल्य 290 रुपये और डिजिटल घड़ी का मूल्य 190 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये उदाहरण पूरा हुआ। देखो क्वेश्चन ना जब कथन के सवाल आएंगे ना बहुत इजी आते हैं, बस केवल ध्यान से क्वेश्चन का कथन ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे का उदाहरण देखते हैं। ये सब उदाहरण ज़रूरी होता है पढ़ना। अब देखो यहाँ पे कृति दी, कृति का सवाल है। ये नाव है, नाव देख रहे हो, इसमें ये व्यक्ति जब यहाँ जा रहा है ये प्रवाह की दिशा में और ये व्यक्ति वापस लौट रहा है। ठीक है, यानी नदी के विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एक नाव 6 घंटे में प्रवाह की दिशा में 16 किलोमीटर, ठीक है, प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रवाह की दिशा मतलब नदी के प्रवाह, नदी में पानी बहता रहता है ना, उसकी प्रवाह की विपरीत दिशा में 6 घंटे में वो 16 किलोमीटर नाव दूरी तय करती है। और अगर जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में वो नाव चल रही है तो 6 घंटे में वो 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। आगे क्या बोला, वही नाव 13 घंटे में प्रवाह की विपरीत दिशा 36 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब ये 2 कथन दिया है। तो बताइए नाव का स्थिर जल में वेग और प्रवाह का वेग कितना होगा। ठीक है, यानी कि जो नाव की स्थिर जल में वेग कितना होगा उसको क्या किया गया, वेग है, वेग यानी चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, इसके लिए x किलोमीटर प्रति घंटा माना गया है। और प्रवाह की वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, वेग यानी चाल होता है, इसके लिए यहाँ पे इकाई किलोमीटर प्रति घंटा माना गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, नाव के प्रवाह की दिशा में चाल। जो नाव है जब नदी के प्रवाह की दिशा में चल रही है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो देखो स्थिर जल में उसका x है और प्रवाह में y है और ये प्रवाह की दिशा में चल रही है तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में यानी क्या हुआ, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो विपरीत दिशा है ना, इसके लिए क्या होगा यहाँ पे x - y किलोमीटर प्रति घंटा माइनस किया गया है। तो ये तो हमने माना है, ये जो है यहाँ पर जो है ये सब माना गया है। ठीक है, तो ये वेग हो गया और हमें जो है समय दिया है
दूरी है, तो अभी उसके आधार पे हम समीकरण अभी हमको समीकरण बनाना ना, तब तो सवाल हल होगा। तो अभी देखो हमारा समीकरण क्या होगा। अभी क्या बोला है, देखो तुमने समीकरण पढ़ा ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। साइंस में तुम लोग साइंस 1 में ये समीकरण सूत्र पढ़े हो। तो नाव की विपरीत दिशा में, और दूरी 16 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है। 16 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको समय कितना मिला, 16/x-y घंटा। और 24 किलोमीटर, एक तरफ 16 किलोमीटर दूरी तय की, एक तरफ 24, तो दूरी तय करने के लिए क्योंकि ये जो 24 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में, ये विपरीत दिशा में है और ये प्रवाह की दिशा में, इसके लिए क्या मिला यहाँ पे 24/x+y घंटा। क्यों ये 24 ऐसे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे समय का सूत्र है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, विपरीत दिशा में 16, इसके लिए यहाँ 16 लिखा है। और चाल जो है विपरीत दिशा में हमारी चाल कितनी है, ये x-y, इसके लिए यहाँ पे x-y लिखा है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद दूसरे कथन में भी देखो समय ये दिया, दूरी बटे वेग, तो यहाँ प्रवाह की दिशा में दूरी 24, तो यहाँ 24 लिखा। और ये चाल है बटे में, तो चाल तुम्हारा ये है प्रवाह की दिशा में चाल, तो इसलिए x+y लिखा गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है यहाँ पर कि ये जो नाव है 6 घंटे में विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समीकरण बनेगा पहले कथन के अनुसार। हमारा समीकरण पहले कथन के अनुसार, कथन यानी शर्त भी लिख सकते हो, कथन भी लिख सकते हो, चलिए हम लोग कथन का यूज़ करेंगे। तो देखो 16 बटे, मतलब ये विपरीत दिशा में, ये प्रवाह की दिशा में, ये पूरा उसको 6 घंटा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जो है सूत्र बना, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे में कितना समय लगा है, 13 घंटे, दूसरा 13 घंटे में, ठीक है। ये पूरा टोटल उसे 13 घंटे की, तो यहाँ पर दूसरा शर्त हमें क्या मिला, 13 बराबर 13। सेम ऐसी समीकरण बनाएंगे ना, जैसे हमने ये बनाया ना, यहाँ पे पहले का ऐसे दूसरे का ही बनाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 13 घंटे, 36 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 36 है, यानी कि यहाँ पे विपरीत दिशा में तुम्हारा x-y है, तो यानी क्या हो जाएगा 36/x-y। और प्रवाह की दिशा 48 है और यहाँ x+y है, तो क्या होगा 38/x+y, ऐसे समीकरण बनेगा ना। तो ये दूसरी शर्त के अनुसार ये x-y और ये x+y, और कितने घंटे लगे, 13 घंटे। तो हो गया समीकरण 2। लेकिन अभी यहाँ पे देखो हमारा समीकरण ना सिर्फ बटे में क्या दिया है, बटे में x-y और इधर बटे में x+y। तो हम क्या करेंगे, अब ये बटे में है, हमारा मानक रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे, कोई भी x और y चरांक है छोड़ के a और b, या mn मान लो या pq मान लो। जो चरांक में समीकरण ना उसको मत लेना, उसके अलावा। तो देखो तुम्हारा क्या मिला तुमको, यहाँ पे क्या किया, x-y को m और x+y को n माना। तो देखो यहाँ पे 6m + 24n बराबर 6 और 6m + 48n बराबर 13। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमको समीकरण मिल गया। अब हमें m और n का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, समीकरण, देखो कोई समीकरण यहाँ पे समान है चरांक, नहीं, तो हमें किसी एक को चरांक को समान करना होगा। किसको समान करेंगे, हम जो है m को भी कर सकते हो, n को भी कर सकते हो। अगर n को करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे, और अगर m को करेंगे, m होगा, क्योंकि देखो ये 36 और ये 16 है, तो इसमें तुम्हें कठिनाई आएगी, उससे अच्छा क्या करेंगे, हम n को गुणा करते हैं, n को समान करेंगे। देखो ये 48 है, तो 24 × 2 48 होता है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, लिखना समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर। तुम चाहो तो किसी और मेथड से भी इसको हल कर सकते हो। तो हमें क्या मिला, जब गुणा किए तो 16 × 2 32m
24 गुणे 2 48n और 6 गुणे 2 12। और यहाँ पे कौन सा समीकरण है? 36m प्लस 48n बराबर 13। ठीक है, अब ये दो समीकरण को क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे ये समान है ना, n का चरांक दोनों भी प्लस है, घटाओगे तो समीकरण को घटाने पर लिखना, समीकरण को घटाने पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? जब हम समीकरण को घटा रहे हैं तो ये दोनों देखो कट गया, क्या मिला? ये देखो माइनस है, ध्यान देना। तो 36 और 32 घटाना है तो 4m हुआ, माइनस का चिन्ह लगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या है ना, माइनस। यहाँ पे भी देखो माइनस है, 13 में से 12 घटा 1 और माइनस का चिन्ह, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस। तब देखो माइनस माइनस कट गया, क्या मिला हमको? m बराबर 1/4। m का मान क्या मिला हमको? 1/4। अब ये जो m का मान है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमारे पास कई समीकरण है। समीकरण देखो एक है, समीकरण तुम्हारा ये जो है, अब किसी एक समीकरण में रखो तो क्या हो जाएगा? तुम चाहो तो समीकरण 3 में भी रख सकते हो। m का मान हमको क्या मिला है? 1/4। तो समीकरण 3 में रखने पर लिखो m का मान, समीकरण m हमको कितना मिला है? m बराबर 1/4 मिला ना। m का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये रोमन फिगर में 3 लिखा है, तुम चाहो तो ऐसे भी 3-4 नॉर्मल नंबर की तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 16 गुणे m यानी 1/4, m का मान 1/4 मिला ना, प्लस 24n बराबर 6। 4 से कट के 4 गुणे 4, तो क्या मिला हमको? 4 प्लस 24n बराबर 6। पक्षांतर करो तो 24n बराबर 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। तो n बराबर क्या हुआ? 2/24। 2/24 मतलब 12, यानी n बराबर 1/12। m का मान मिला 1/4, n का मान मिला 1/12। ध्यान से हाँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हल करना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करना, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होता है। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और नाव से संबंधित सवाल आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। नाव से संबंधित जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तुम्हारे स्वाध्याय में, तुम्हारे प्रश्न संग्रह में, दोनों में इससे संबंधित सवाल हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो m और n का मान। अब हमें m क्या माना और n क्या माना है हमने? देखो ये हमने m माना है और ये हमने n माना है। अब मान रखोगे ना इसमें तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा 1/x माइनस वाई बराबर m है, और m का मान हमको क्या मिला है? 1/4। तो क्या हो जाएगा? 1/x माइनस वाई बराबर 1/4। फिर इसको हल करोगे, यहाँ पे ऐसे ले जाओगे तिर्यक गुणा, तो 4 बराबर x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा अगला समीकरण। m और n में तो हमको आंसर नहीं निकालना है ना हमारा, तो हमने m और n को कुछ माना था, हमको x और y में आंसर निकालना। तो ये हमारा अगला समीकरण होगा, ये होगा 5वां समीकरण। फिर सेम ऐसी n का मान भी रखोगे। n क्या है? 1/x प्लस वाई बराबर n, और n क्या है? 1/12। तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/12। तिर्यक गुणा किए, क्या हुआ? 12 बराबर x प्लस वाई। पहले तिर्यक गुणा करके जो आ रहा है ना वो लिखना, फिर पक्षांतर। तो x प्लस वाई बराबर क्या हुआ? 12। ये हमारा कौन सा समीकरण हुआ? समीकरण 6। ठीक है, अब हमें देखो 5 और 6 मिला। अब हमको ये दोनों को हल करना है। तभी हमारा 5 और 6 यही आया था ना,
x माइनस ये हमारा समीकरण 5, ये समीकरण 6। अब इनको हल करना, हमको x और y का मान निकालना है, तभी तो हमारा सवाल हल होगा। कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पे चरांक समान है ना, x का भी y का भी। अगर तुम जोड़ते हो, देखो y का एक प्लस एक माइनस है, क्या करोगे? जोड़ दो, समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये दोनों कट गए, यहाँ क्या मिला? 2x बराबर 16। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 16/2 यानी x बराबर 8। x का मान हमको क्या मिला? 8। अब जो x का मान मिला है किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 5 में रखो चाहे 6 में रखो, आसानी जिसमें हो। आसानी किस में हो रही है हमको? आसानी देखो समीकरण 6 में रखने पर। तो क्या करोगे? x का मान आगे लिखना, x का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या हो जाएगा? x का मान तो 8 मिला, 8 + y बराबर 12। पक्षांतर करो, y बराबर 12 - 8 कितना हो गया? 4। तो y का मान हमको कितना मिला? 4। x का मान 8, y का मान 4। तो हम जब समीकरण को हल किए तो हमको क्या मिला? यहाँ पे x का मान 8, y का मान 4। तो यानी कि स्थिर जल में वेग कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रवाह की वेग कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा उदाहरण के सवाल थे। ये हम लोगों ने अभी किताब के उदाहरण के सवाल हल किए। अभी हमारा उदाहरण 4 और 5 बाकी है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।